अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं जी। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और सर्दी को एंजॉय भी कर रहे होंगे। वरना सर्दी अभी आई नहीं है उस तरह की जिस तरह की हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, या फिर पहले देखी जाती थी कि दिसंबर जो था अच्छी खासी सर्दी इसमें महसूस की जा रही होती थी। अब ऐसा लगता है कि जनाब जो अक्टूबर में सर्दी महसूस की जाती थी ना, हल्की फुल्की सर्दी, वो वाला मामला हो चुका है कि ज़्यादा अगर हम लोग लेयरिंग कर रहे होते हैं, कोट्स या जैकेट्स पहन रहे होते हैं तो गर्मी लगना शुरू हो जाती है, उनको उतार देते हैं तो सर्दी लगना शुरू हो जाती है। मतलब इतना मिक्स सा वेदर हुआ है क्योंकि खुश्क सर्दी पड़ रही है, बारिश हो नहीं रही है, और जब तक बारिश नहीं होगी तब तक सर्दी जो है ना वो इसी तरह सही वाली सर्दी नहीं आएगी। तो उस हवाले से भी हम बात करेंगे कि महकमा मौसमियात की तरफ से क्या अपडेट्स हैं। लेकिन आज मैं कुछ बात करना चाहूँगी अपनी वैल्यूज़ के हवाले से। मतलब हम अपने जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं, फैमिली वैल्यूज़ हैं, हम उनको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देते हैं। हम चाह रहे होते हैं कि हमारी जितनी भी चीज़ें हैं, हम जो भी काम काज कर रहे होते हैं, जो भी मामलात तय पा रहे होते हैं हमारी ज़िंदगी के, हम उन चीज़ों को, उन वैल्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए वो करें। लेकिन हम अपने आप को वैल्यू देना भूल जाते हैं। हमारी अपनी ज़ात, हमारी अपनी शख्सियत कहीं ना कहीं खो जाती है इन तमाम तर चीज़ों के अंदर। वो वैल्यूज़ तभी फुलफ़िल हो पाएंगी जब आप अपनी वैल्यू करना सीखेंगे, और आप अपनी वैल्यू करना सीखेंगे तभी दूसरे आपकी शख्सियत को, आपकी ज़ात को वैल्यू देंगे। तो इसलिए जहाँ पे आपको लगता है कि आपकी चीज़ों की वैल्यू नहीं है, आपकी वैल्यू नहीं है, वहाँ से थोड़ा बहुत डिस्टेंस मेंटेन कर लेना मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है आपके लिए, आपके मेंटल हेल्थ के लिए, आपके फ़िज़िकल हेल्थ के लिए, विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो हम भी कोशिश यही करेंगे कि ऐसा ही करें। अगर कहीं पर हमें लग रहा है कि इन चीज़ों की वैल्यू नहीं की जा रही है तो उधर से डिस्टेंस मेंटेन करना हमारे लिए भी लाजिम हो जाता है। खैर, अभी हम आगे बढ़ेंगे अपने टॉपिक की तरफ। कुछ सेहत के हवाले से हमने बात करनी है। आज हमने बात करनी है फंक्शनल फूड्स के हवाले से, जो सुनने में तो आपको काफ़ी मॉडर्न और महंगे लगेंगे, लेकिन ये वो ग़िज़ाएँ हैं जो बुनियादी ग़िज़ाइयत फ़राहम करने के साथ साथ ना इंसानी सेहत पर इजाफ़ी मुस्बत असरात भी डालती हैं। अब ये फूड्स जिस्म के मुख्तलिफ़ अफ़ाल को बेहतर बनाने, बीमारियों से हमें बचाने और मजमूई सेहत को बरकरार रखने में मददगार साबित होती है। अब इनमें जो मौजूद फ़ाइबर्स हैं, प्रोबायोटिक्स हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये दिल की सेहत को बेहतर बनाते हैं, हमारे हाज़मे को दुरुस्त रखते हैं और मुदाफ़ाती निज़ाम को मजबूत करते हैं। इसके अलावा इन फूड्स के हमारे सेहत को क्या फ़ायदे हासिल होते हैं, आज इसी सेगमेंट पर हम बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि फंक्शनल फूड्स कौन कौन से हैं और बाकायदगी से अगर इनका इस्तेमाल किया जाता है तो किन किन बीमारियों के जो ख़तरात हैं वो कम हो सकते हैं। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर हिबा उस्मान ने हमें ज्वाइन किया, जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन है। उनसे बात करते हैं। डॉक्टर हिबा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर हिबा, फंक्शनल फूड्स के हवाले से हमने बात करनी है। सबसे पहले बताइए फंक्शनल फूड्स होते कौन कौन से हैं, और आजकल के जो विंटर्स चल रहे हैं इसमें फंक्शनल फूड्स का काम क्या है? अच्छा, जैसे आपने स्टार्ट में ही बता दिया, फंक्शनल फूड बेसिकली व्हाट इज़ द बेसिक मीनिंग ऑफ फंक्शनल फूड। उसमें हम ये कहते हैं कि वो फूड्स जो एक्स्ट्रा आपके डिजीज़ रिस्क को कंट्रोल करें। अच्छा। ठीक है, आसान वर्डों में कि अगर किसी डिज़ीज़ को वो आप कंट्रोल कर रहे हैं, आपकी बॉडी में पॉजिटिव इम्पैक्ट ला रहे हैं, तो वो क्या है, वो फंक्शनल फूड है। अब वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे प्रोबायोटिक हो सकते हैं, प्रोबायोटिक फंक्शनल फूड हो सकते हैं, फाइबर रिच फंक्शनल फूड हो सकते हैं, ओमेगा 3 फंक्शनल फूड हो सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट फंक्शनल फूड हो सकते हैं। अच्छा, ये वो कैटेगरी आती है। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करें कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल फूड एंड फंक्शनल फूड। सिंपल फूड हुआ जो हम आम घरों में अपना खाना खाते हैं। अब उस खाने में अगर मोर न्यूट्रिएंट डाल दी जाए तो वो क्या बन जाएगा, वो न्यूट्रिएंट, हाँ, फंक्शनल फूड। और वो न्यूट्रिएंट जो आपकी हेल्थ को, आपकी मोर हेल्दी कर सके आपकी बॉडी को, उन फंक्शनल फूड को हम अपनी बॉडी में
कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। अब डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल फूड डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, और वो डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ क्या है कि पेशेंट की प्रेजेंट कंडीशंस को देखते हुए वो चीज़ें वो फंक्शनल फूड डाइट में ऐड किए जाते हैं जो उसकी डिमांड है, जो उसकी नीड है। अच्छा, अब ये हमें तो समझ आ गई ना, आपको लेमैन एक आदमी उसको नहीं समझ आ रहा होगा कि फंक्शनल फूड्स क्या है। आसान अल्फाज में उन्हें बताया कि कौन कौन से ऐसे फूड्स ग्रुप हैं या ऐसी कौन सी चीज़ें जो हम खा रहे होते हैं जिनको हम एज अ फंक्शनल फूड के तौर पर ले सकते हैं, जिनका हमें अंदाज़ा नहीं है कि ये फंक्शनल फूड के तौर पर काम कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया दिस डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल फूड। अब अगर लेमैन है उसको नहीं पता तो हम दही का अगर इस्तेमाल बताते हैं तो प्रोबायोटिक्स में ये फंक्शनल फूड में आ जाता है, ठीक है। जैसे ओट्स है, जौ का दलिया है, ये फंक्शनल फूड में आ जाता है, ठीक है। जैसे बेसल सीड्स हैं, आपके चिया सीड्स हैं, ये सारे फंक्शनल फूड में आ जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एंटीऑक्सीडेंट की बात की, वो फूड्स जैसे फ्रूट्स जिनमें आपको एंटीऑक्सीडेंट मिलती है वो आपके फंक्शनल फूड्स हैं। अब इसी तरह अगर हम थोड़ा और कस्टमाइज़ करें इन चीज़ों को, जैसे गट के मरीज़ हैं या मैदे के मरीज़ हैं या कोई ऐसी चीज़ें हैं, मतलब ऐसे मरीज़ हैं, हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं, तो दीज फंक्शनल फूड विल बी एलेबोरेट एंड डिस्ट्रीब्यूट टू द अकॉर्डिंग टू द पेशेंट डिजीज़ रिस्क। तो अगर हम कहें कि हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं या कॉन्स्टिपेशन, जैसे मैंने अभी कहा फाइबर रिच फंक्शनल फूड, फाइबर रिच में जैसे इसबगोल का छिलका है, फंक्शनल फूड है, ठीक है। इसी तरह जैसे बेसल सीड है, वो फंक्शनल फूड है। हम इसको कॉन्स्टिपेशन के यूज़ करते हैं, गट पेशेंट्स के लिए यूज़ करते हैं। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो फंक्शनल फूड है अगर आप अपनी डाइट में रूटीन में ऐड करें, जैसे कि अगर मैं कहती हूँ इसबगोल का छिलका है, वो अगर ना वो आपको ओबेसिटी की तरफ जाने देता है, ना वो आपको ओवरवेट की तरफ जाने देता है, ठीक है। वो हर कोई इस्तेमाल कर सकता है इसबगोल का छिलका। हाँ जी, वो हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, वो जिनको वो सूट करता है। कुछ इसबगोल का छिलका होता है, एक सिंपल इसबगोल भी होता है, तो एक फाइबर थोड़ा उसमें ज्यादा होता है, एक स्टेन किया होता है, तो डिपेंड करता है कि क्लाइंट को कौन सी चीज सूट करती है, कौन सा बेहतर है, जिसमें ज्यादा फाइबर हो। देखें गट की हेल्थ के अगर क्लाइंट है, उनको कॉन्स्टिपेशन इशू हो रहा है, ब्लॉटिंग इशू हो रहा है, तो कोशिश करेंगे छिलके का इस्तेमाल डेली अपनी रूटीन में करें। मतलब बगैर किसी कॉज के, बगैर किसी वजह के भी आप इसबगोल का छिलका इस्तेमाल कर सकते हैं। बिकॉज हमारे यहाँ पे होता है कि अगर किसी का पेट खराब हुआ है या इस तरह कुछ है तो वो दही में मिला के खा रहे होते हैं। उसके अलावा तो मैंने यूजुअली नहीं देखा लोगों को खाते हुए इसबगोल का छिलका। अच्छा, अगर लूज मोशन है तो आप दही में डाल कर खाएंगे। देखें दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फंक्शनल फूड, इनके डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस हैं। ठीक है। अगर आप दही में डालकर खाएंगे, अगर आपको लूज मोशन हो रहे हैं तो उसको दही में डालकर दे देते हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है उसको गर्म दूध में या गर्म पानी में देते हैं। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस, तो उनको हम डिफरेंट तरीके से परफॉर्म करते हैं। अब बहुत से लोग हैं जिनको चिया सीड्स, ये भी फंक्शनल फूड है। बेसल सीड सूट करता है और चिया सीड सूट नहीं करता, और किसी को चिया सूट, अब जैसे आर्थराइटिक के मरीज हैं उनको हम चिया सीड रेकमेंड करते हैं, क्योंकि बेसल सीड्स थोड़ा सा, अगर हम कहें कि अगर आसान वर्डों में ठंडा होता है, उनके जोड़ों में दर्द होती है, लेकिन होता रिच फाइबर है, दोनों में फाइबर बहुत ज्यादा होता है। बेसल सीड्स इज तुखमलंगा और चिया सीड्स जो है वो दूसरे वाले, ठीक है। में इसको शरबती कहते हैं, उसको चिया सीड्स को। दोनों में फर्क ये है कि बेसल सीड जो है ना बहुत ज्यादा फूल जाता है, तुखमलंगा, ठीक है, और चिया सीड इतना फूलता नहीं है, तो ये इसकी पहचान है सिंपल वर्ड में। इसी तरह मेथी दाना और मेथरे, ये दोनों डिफरेंट चीज़ है, दोनों लोग इसको मिक्स कर देते हैं। मेथी दाना जो है ना वो आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए, आपकी इन्फ्लेमेशन के लिए, आपके रूमेटिक अर्थराइटिस के लिए, आपकी डायबिटीज के लिए, ये भी फंक्शनल फूड्स में आते हैं। ये भी फंक्शनल फूड में आते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या है, ये जो मेथी दाने के फंक्शन है ये अलहदा है। अब अगर आप मेथरे के फंक्शंस देखें वो अलहदा है, वो आप वेट लॉस के लिए मोस्टली कम ही यूज़ करते हैं क्योंकि उससे गट इश्यूज ज़्यादा होते हैं। अब मेथी एक फूड फंक्शनल ग्रुप को देखें तो वो मल्टीपल परफॉर्म कर रहा है फंक्शन, तो इसलिए उसको फंक्शनल फूड कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, एक कॉलर भी हैं, डॉक्टर इबा उनसे बात कर लेते हैं। मोहम्मद रफीक हैं, लाहौर से कॉल किया उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी रफीक साहब, क्या पूछना चाहेंगे? जी मैं डॉक्टर से पूछना था, मुझे जो है ना ये मैदा मेरा ठीक नहीं रहता। अच्छा, मैदा ठीक नहीं रहता, उसके लिए पूछना चाह रहे हैं आप? जी ठीक है रफीक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मैदे के लिए कौन से ऐसे फंक्शनल फूड्स हो सकते हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है?
अच्छा, मैं बहुत एक चीज़ कॉमन कहती हूँ कि सर्दियाँ हैं और इधर इस मौसम में नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आप देखें, फरवरी तक लोगों के गट के इश्यूज ज़्यादा आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि पानी की कमी है, पानी का इस्तेमाल बहुत कम है, ठीक है, वाटर इनटेक, डिहाइड्रेशन हो जाती है, और मैदा जो है ना, जो हम खा रहे होते हैं, ड्राई नट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, यखनियों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, सूप का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, जिसकी वजह से हमारा गट अफेक्ट हो रहा होता है। अब वो अफेक्ट ना हो तो एक तो पानी का इस्तेमाल बहुत अच्छा करें, अपनी डाइट में इसबगोल के छिलके का इस्तेमाल कंटिन्यूटी के साथ रखें। अगर आपको कब्ज़ होती है तो छिलका पानी में डालकर ले लें या नीम गर्म दूध के साथ ले लें, और अगर आपको लूज मोशन रखते हैं या IBS के आप मरीज़ हैं तो इट डिपेंड्स कि आप दही में ले लें उसको, ठीक है। उसके बाद गट के लिए आपको ज़रूरत है कि आप फेनल सीड का इस्तेमाल करें, सौंफ, ठीक है। सौंफ का अगर आपको सूट करती है, खाना खाने से 15 मिनट पहले उसको 1 खाने का चम्मच चबाएं, बेंड अपॉन पेशेंट कंडीशन ये डोज सेट होती हैं, 1/2 टीस्पून से लेकर 1 टेबलस्पून तक ये सेट होता है। तो आप कोशिश करें उसको चबाएं, चबा के फेंक दें। अगर जिनको लूज मोशन होते हैं वो सीड्स को खा सकते हैं, और जिनको कब्ज़ की शिकायत होती है, ब्लॉटिंग की शिकायत होती है, एसिड रिफ्लेक्स की शिकायत होती है, वो उसको स्प्लिट आउट कर दें, ठीक है। तो ये रिलेट हो गया ना फंक्शनल फूड के साथ, कि हम अगर फंक्शनल फूड की बात करें तो एक ही फूड के जरिए हम डिफरेंट उससे परफॉर्म कर रहे हैं फंक्शन। दिस इज कॉल्ड फंक्शनल फूड। क्या वो आपकी बॉडी को हेल्थ हैजर्ड से भी रोक रहा है, आपकी बॉडी जिन डिजीज की तरफ जाती जा रही है, जैसे मैंने अभी ऑस्टियोआर्थराइटिस का बात किया है या रोमेटिक अर्थराइटिस, इन दोनों में इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा होती है। अब इन दोनों में मेथी दाने का इस्तेमाल डिफरेंट तरीके से है, ठीक है। कुछ लोग इसको कावे की फॉर्म में कहते हैं। देखिए, आपस में डिजीज इंटरकनेक्टेड होती है। हाइपरटेंशन अगर आ गई है साथ में तो हम मेथी दाने का डोजेज कम कर देंगे ताकि पेशेंट के BP का इशू ना हो या उसका ब्लड सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक ज़्यादा ना हो। अच्छा, दूसरा ये भी मुझे बताएं कि क्या फंक्शनल फूड्स का ज़्यादा इस्तेमाल कोई हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है या नहीं? जी, मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने की है और ये पता होना चाहिए, किसी भी चीज़ को आपने यूज़ करना है, कोशिश करें उसकी कम डोज से इस्तेमाल करें। जैसे मैंने अगर आपसे कहा है कि चिया सीड्स हैं तो 1 टीस्पून से स्टार्ट करें फर्स्ट वीक, ठीक है। उसके बाद उसको स्विच करें, 7 दिन से ज़्यादा किसी सीड को इस्तेमाल ना करें और उसको स्विच करें। यानी कि अगर महीने के 4 हफ्ते हैं और आप सीड्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फ्लैक्स सीड्स पहला हफ्ता ले लें, फिर बेसल सीड ले लें, फिर चिया सीड ले लें, फिर फेनुग्रीक सीड ले लें, फिर फेनल सीड ले लें। हर वीक बाय वीक उसको चेंज करें, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, क्योंकि बॉडी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है, फिर जो उसने परफॉर्म करना होता है फंक्शन वो नहीं कर पा रही होती। तो कोशिश करें कि हर सीड को कम से कम 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन से ज़्यादा यूज़ मत करें। आपने देखा होगा लोग जो है 2-2, 3-3 महीने बेसल सीड का इस्तेमाल करें। हाँ, इसबगोल के छिलके का मैं इसलिए कहती हूँ उसको कंटिन्यू रखा करें, वो आपके मल्टीपल मोर फंक्शंस को भी डिले करते हैं। जैसे आपके कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं, बहुत से कार्डिक सर्जन्स वगैरह, कार्डियोलॉजिस्ट रिकमेंड करते हैं कि अगर आपको सूट करता है तो आप डेली रूटीन में ऐड करें। जितने भी प्रोस्टेट के क्लाइंट हैं जिनको यूरिन का मसला, मेल हजरात, उनको कब्ज़ से ज़्यादा मसला होता है, तो वो अपने छिलके का इस्तेमाल ये कर सकते हैं अपनी डाइट में। इवन दो कि जिनको दिल का प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, वो भी इसबगोल के छिलके का इस्तेमाल करें। हाँ जी, लेकिन जो अगर ओवरवेट की तरफ जा रहा है या ओबेसिटी की तरफ जा रहा है और उसके गट इश्यूज हो रहे हैं और उसको कॉन्स्टिपेशन हो रही है, तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को भी एक्टिव करते हैं, क्योंकि ये हाई फाइबर होता है। खाली एक चीज़ से बात नहीं, जितने भी फंक्शनल फूड है उसके कोई ना कोई फंक्शंस हैं, लेकिन उनको लिमिटेड अमाउंट पे अपने कंसल्टेंट से कंसल्ट करके वो यूज़ करें, आपको ज़्यादा फायदा होगा उससे। ये अच्छा, ये जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं ये भी फंक्शनल फूड्स में आते हैं क्या? हाँ जी, जैसे ब्रोकली है, ये फंक्शन ब्रोकली का आपके आईसाइट के लिए बहुत, कैरेट आपके, मतलब अगर हम कैरेक्टराइज करें किसी चीज़ को तो हम रिलेट करते हैं कि एक चीज़ कितने डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रही है। तो हम अब ये मौसम, जैसे आपने देखा होगा ABC जूस हम बड़ा रिकमेंड करते हैं, क्योंकि उससे आपकी स्किन फ्रेश रहती है, तो ये हम उसको रिकमेंड कर सकते हैं, ये भी फंक्शनल फूड में आ जाता है। वो चीज़ जो आपकी हेल्थ को बेहतर कर रही है, वो फूड और एक्स्ट्रा बेहतर कर रही है। यानी कि आप रोटी चावल खाना तो सब घर में खा रहे हैं, ठीक है। अब रोटी जो मैं आपको, फॉर एग्जांपल अगर मैंने गंदम का आप खा रहे हैं घर में और मैं कहती हूँ इसमें फ्लेक्सीड ऐड कर लें, इसमें जो है ना आप सेसमी सीड ऐड कर लें, तो वो क्या होगा, वो एक फंक्शनल फूड आपका बन जाएगा। उसमें आपकी बॉडी में कैल्शियम भी एक्स्ट्रा अमाउंट में जा रहा है, आपके मिनरल्स भी कवर हो रहे हैं, तो आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा हेल्दी इफेक्ट मिल रहा है। तो फंक्शनल फूड्स कौन कौन से हैं और उनका क्या फ़ायदा है, किस तरह आप उनको घर में यूज़ कर सकते हैं, उस पर हम बात कर रहे थे। डॉक्टर हिबा उस्मान हमारे साथ मौजूद थी, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियन है। डॉक्टर हिबा, थैंक यू सो मच कि आप आई। और जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं हम
नाखूनों के हवाले से नेल्स इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत से लोग कहते हैं कि जी हमें समझ नहीं आई है, पता नहीं कुछ लगा है हमारे नेल्स के अंदर, या हमारा जो नेल बेड है वो उसका कलर ख़राब होना शुरू हो जाता है। इसकी क्या वजह है, आज हम इन तमाम तर चीज़ों पे बात करेंगे, और ख़ास तौर पर ऐसी कौन सी इंडिकेशंस हो सकती हैं, अलामात हो सकती हैं या इन्फेक्शन हो सकता है जो आपको कैंसर की तरफ भी लेकर जा सकता है। फिर नेल की सेहत का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके नेल्स सही नहीं हैं, इन्हीं नेल्स के साथ, इन्हीं हाथों के साथ जब आप खाना भी खा रहे होते हैं, साफ़ सफाई का ख्याल भी नहीं रख रहे होते, तो वो जर्म्स भी आपके पेट में जा रहे होते हैं। तो एक तो सफाई का ख्याल रखना है, दूसरा आपका अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो आपने उसको किस तरह केटर करना है। घर में खुद से डॉक्टर नहीं बनना है। आजकल जिस तरह जेल नेल्स लगाए जा रहे हैं, एक्रेलिक्स लगाए जा रहे हैं, क्या वो भी हमारी नेल्स हेल्थ को कह लें कि डिस्टर्ब करते हैं, ख़राब कर सकते हैं, नुकसानदेह हो सकते हैं? उस पर हम बात करेंगे। उस पर बात करने के लिए डॉक्टर तैयबा जाहिद ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि एस्थेटिक फिजिशियन है। उनसे बात करते हैं। डॉक्टर तैयबा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप, ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। डॉक्टर तैयबा, नेल इन्फेक्शन के हवाले से आज हमने बात करनी है कि ऐसे कौन से नेल इन्फेक्शन हैं या कौन सी अलामात हैं जो कि हमें कैंसर की तरफ भी लेकर जा सकती हैं। देखिए, अल्लाह ताला ने ना एक बहुत हमारे लिए आसानी कर दी है कि हमारी स्किन और हमारे नेल्स हमारे अंडरगोइंग डिजीज़ को बता देते हैं। ओके। हमें लाइक आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि ये चीज़ चल रही होगी, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। और मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली हुई है कि देख के पता चल जाता है कि इसको अंडरलाइंग ये कॉज होगी, ये प्रॉब्लम चल रही होगी। इसी तरह नेल्स में भी डिफरेंट कलर्स नेल्स के शो करते हैं कि ये प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे आपने भी कहा कि बड़ी एक डेंजरस बात है कि कार्सिनोमा या कैंसर की तरफ भी नेल की कोई प्रॉब्लम इंडिकेशन कर सकती है। तो यस, कर सकती है। अगर आपको फील हो रहा है कि एकदम से नेल के अंदर कोई ब्राउन, डार्क ब्राउन या ब्लैक पिगमेंट या लाइन आना शुरू हो गई है, तो इसका मतलब है कि कुछ प्रॉब्लम गड़बड़ है। आप फ़ौरन अपने डर्मेटोलॉजिस्ट, अपने सर्जन के पास जाएं, रब्ता करें। इसके अलावा ये वैसे ट्रॉमा, जैसे चोट लग जाए, उसकी वजह से भी खून जम जाता है, वो भी हो सकता है। या फिर लाइक आपको एक दफ़ा जो ही आपको कुछ पिगमेंट या इस तरह की चेंजेस अपने नेल बेड में फ़ील हों, तो ज़रूर अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, सेल्फ मेडिकेशन करने के बजाय। इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें हैं। अच्छा, अगर ऐसा कुछ हो जाता है, मतलब जब अगर कोई हमें कोई नेल ब्रेक हो जाता है या कोई चोट लग जाती है, तो वो जब वो क्लॉटिंग हो जाती है तो उसमें दर्द भी होती है, हमें पेन हो रही होती है, तो हमें पता चल जाता है कि ये वो जो जख्म हुआ है ना उसकी वजह से है, ये क्लॉटिंग हो गई है या कोई स्पॉट आ गया है। लेकिन वो जो आप स्पॉट कह रही हैं, ब्राउनिश सा या ब्लैकिश सा, क्या उसमें भी दर्द होगी या नहीं होगी? उसमें आपको दर्द का आंसर नहीं होगा बिल्कुल भी। तो इसको फिर रूल आउट करने के लिए ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए अपने डॉक्टर से। इसके अलावा आप देखें, नेल बेड अगर आपकी ब्रिटल हो गई है और लाइक येलो या वाइट इसके अंदर कुछ आपको नज़र आ रहा है, तो ये फंगल इन्फेक्शन की तरफ शो करता है। इसके अलावा ये जैसे अभी आपने बात की कि एक्रेलिक नेल्स जो हैं, हाँ, ये तो एक बहुत बड़ा सोर्स है बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शंस का। चूँकि इसमें ऐसे केमिकल्स यूज़ होते हैं, और जब वो एक लाइट के नीचे नेल्स को रखते हैं तो वो ऐसी लाइक आपके इसके नेल बेड के अंदर इस तरह के केमिकल्स बना देता है कि आपके नेल्स में फंगस और बैक्टीरिया की ग्रोथ ज़्यादा शुरू हो जाती है। नेल ब्रिटल भी हो जाते हैं। अच्छा, आपने नोट किया होगा, जो लोग ये लगाते हैं एक्रेलिक नेल्स, उनको पता होगा कि जब वो रिमूव होते हैं कि नेल कितने ख़राब हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब, डैमेज हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। फिर वो उन्हीं पार्लर्स के पास जाते हैं कि अब क्या करें, तो बताते हैं ये सोल्यूशन लगाओ, इसको ये करो, वो करो, तो वो फिर हेल्दी होने में नेल्स को काफ़ी टाइम लगता है। इवन दो कि जब आपके नेल्स भी ग्रो कर रहे होते हैं ना, तो वो उस तरह हेल्दी नहीं होते, टूट जाते हैं, एग्जैक्टली ब्रिटल हो जाते हैं ना। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। ये जो आर्टिफिशियल एक्रेलिक नेल्स का आजकल चला हुआ है कि एक हेल्दी चीज़ नहीं। वैसे तो भी क्या ये जो आर्टिफिशियल नेल्स या एक्रेलिक्स या जेल नेल्स लगवा रहे होते हैं, क्या ये भी कैंसर कॉजिंग हो सकते हैं कि नहीं? नो एज सच इस तरह कैंसर कॉजिंग तो नहीं हो सकते, मगर कुछ इन्फेक्शन को एग्रीवेट कर सकते हैं। ठीक है। इनके फंगल इन्फेक्शन बन जाएगी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन बन जाएगा। जैसे आप ये देखिए ना, क्लीनिनेस का कितना इशू हो जाता है, वो क्लीन नहीं हो पाएंगे तो ऑब्वियसली फिर बैक्टीरिया या इस तरह की जरासीम नशोनुमा पाएंगे।
सो अवॉइड करना चाहिए। और अगर कोई हिस्ट्री है ऑलरेडी फंगल इन्फेक्शन की नेल्स में तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं लगवाने चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये होते क्यों हैं फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस? अगर किसी ने नेल्स भी नहीं लगवाए नहीं लेकिन लगवाए। फिर भी अगर उनके फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो क्या वजह होती है इसकी? अच्छा, इसकी ज़्यादातर वजह कुछ एक्सपोजर है कि अच्छा। किसी ऐसे पर्सन से या किसी ऐसी जगह पे एक्सपोजर हो गया हो उसका फंगस का, ठीक है। जिसकी क्योंकि फंगस जब एक दफ़ा हो जाता है उसको ट्रीट करना बड़ा मुश्किल है। आराम से वो जाता है, इतनी जल्दी नहीं जाता, और वो स्प्रेडेबल ज़्यादा होता है। ओके, तो मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह भी जाता है आपकी बॉडी के अंदर। बिल्कुल। आपके स्किन पे फंगल इन्फेक्शन हो तो आपको पता है अगर माँ को तो बच्चे को भी हो जाती है, सेम टॉवल यूज़ करने से हो जाती है, तो ये स्प्रेड होती हैं चीज़ें। ठीक है। मतलब ये क्या इसका एक्सपोजर किस तरह होता है? मतलब हम कोई काम कर रहे होते हैं या फिर हम ऐसी चीज़ को उसके कांटेक्ट में होते हैं जिसकी वजह से ये फंगल इन्फेक्शन हो ऐसे सकता ही है? है, कांटेक्ट में होते हैं। ठीक है। पर्सन टू पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। या फिर कोई डायरेक्ट सोर्स हो उससे भी हो सकता है। तो किसी भी रीज़न से हो सकता है, बड़ी कॉमन है फंगल इन्फेक्शन। इवन जो आप देखें अगर यानी कि जैसे कि जो लोग ज़्यादा बूट्स वेयर करते हैं विदाउट सॉक्स, पसीने का ज़्यादा आना पाँव में जूतों से, तो उससे भी स्प्रेड होता है। नाखूनों का फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन है। जी जी। ठीक है। तो इसका फिर क्या मतलब पता कैसे चलता है कि हमें फंगल इन्फेक्शन है? इसके क्या साइंस एंड सिम्टम्स हो रहे होते नेल्स जो है ना ग्रो नहीं करेंगे, ब्रिटल हो जाएंगे, और आपको वाइट और येलो सा नेल बेड के अंदर मार्क नज़र आएगा। अच्छा। हाँ, और टेढ़े नेल्स ग्रो होंगे अगर होंगे भी। अच्छा। तो हाँ जी, तो फंगस जैसे कि ख़राब कर देते हैं ना, नेल बेड को ख़राब कर देता है, तो उसे ग्रो नहीं होने देता। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी यही होता है? हाँ जी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी नेल्स ब्रिटल हो जाते हैं, और फिर ये ट्रीटेबल हैं, दोनों चीज़ें ट्रीटेबल हैं। दवाइयों के साथ और एहतियात के साथ इसको ट्रीट किया जा सकता है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ट्रीट ना अच्छा, हो। ये ट्रीट ना हो, ये जी। ट्रीटेबल है। ठीक जी, है। जी। अच्छा, दोबारा से हमें कॉल आ गई है मोहम्मद खान अफरीदी साहब की, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप सबको मेरी तरफ से दुआ सलाम कबूल हो। वालेकुम अस्सलाम। और मैं आपके प्रोग्राम को करने की आपको अप्रिशिएट करता हूँ। बहुत शुक्रिया। आप बड़ा अच्छा प्रोग्राम कर रही है। और मैंने ये डॉक्टर साहब से पूछना है कि मुझे शुगर का मसला है, तो मेरे पाँव के जो नाखून हैं वो डी शेप से हो गए। ओके, मतलब कोई टेढ़े मेढ़े हो गए, इसका क्या? ठीक है। थैंक यू। डी शेप हो गए हैं, उसके हवाले से पूछना चाह रहे हैं अफरीदी साहब। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, ये उनको जो बताएं। जिनको शुगर होती है, डायबिटीज़ होती है ना, उसमें तो फंगल इन्फेक्शंस और नेल इन्फेक्शंस बहुत कॉमन है। ओके। अब इनके जो नेल्स डीफॉर्म हो गए ना, वो यकीनन डायबिटीज़ के बाद इनको फंगल इन्फेक्शन हुई हुई है नेल्स की, और उसकी वजह से मैंने आपको कहा ना कि जब टेढ़े हो जाते हैं, हाँ। मैंने आपको पहले बताया था फंगल इन्फेक्शन में टेढ़े हो जाते हैं नेल्स, ठीक तो उसकी एक रीज़न डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ में आपकी इम्यूनिटी बहुत लो हो जाती है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हो। जब आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हो तो आपके ऊपर सारी इन्फेक्शंस जल्दी असर करती हैं, तो डायबिटीज़ में फंगल इन्फेक्शन का अटैक ज़्यादा होता है। अब क्या किया जा सकता है? बस अब अपनी इसका मतलब ये इनकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है। ठीक है। ये फ़र्स्ट ऑफ ऑल अपने मेडिसिन स्पेशलिस्ट के पास जाएं, अपनी शुगर का चेक कराएं कि इनके लेवल्स ठीक नहीं हैं। अगर ठीक हैं तो फिर फंगल इन्फेक्शन को रूल आउट करें कि क्यों हो रही है, उसको ट्रीट करवाएं। डायबिटीज़ में फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन है। ठीक है। और अगर एक दफ़ा हो जाती है फंगल इन्फेक्शन, जैसे आपने कहा कि ये ट्रीटेबल है, तो इसके ट्रीटमेंट में कितना टाइम लगता है और क्या इसका ट्रीटमेंट क्या है? अच्छा, इसके ट्रीटमेंट में हम ज़्यादातर ओरल मेडिकेशन देते हैं। वो कोई 1 मंथ का कोर्स भी होता है, और डिपेंड करता है नोयत क्या चल रही है। इसके अलावा सर्जिकल रिमूव भी किया जाता है। अच्छा। नेल्स को। जी। इसके अलावा आजकल लेजर्स आ गई हुई हैं कुछ, ओके। वो भी हेल्प करती हैं फंगल ट्रीटमेंट में। लाइक डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट अच्छा रहता है। अच्छा, बहुत से लोगों को मैंने ऐसे देखा है कि जिनके नेल्स पूरे के पूरे पर्पलिश हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, वो कह रहे होते हैं कि इसमें ना कोई दर्द होती है, कुछ भी नहीं होता, तो वो भी फंगल इन्फेक्शन है या वो कुछ और है? बेसिकली ना नेल के डिफरेंट कलर्स शो करते हैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम को। अगर बहुत ज़्यादा नेल एकदम से आपके नीले हो जाएं तो ये शो करता है कि आपको आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है। ओके। ठीक है। एक ये डिफरेंट डिजीज़ है। इसके अलावा अगर ये नेल्स आपके पिंक, जैसे नॉर्मली हमारे पिंक होते हैं ना, अगर वाइट हों तो शो करता है कि आप में
खून की कमी है, एनीमिक हो आप। okay. ठीक है, आप जो बात कर रहे हो बिल्कुल ब्लैक हो जाते हैं, वो एक्चुअली डेड हो गए होते हैं नेल्स। वो नेल बिल्कुल डेड हो गया होता है, उसमें ब्लड फ्लो बिल्कुल नहीं होती, किसी भी रीज़न से डेड हो सकता है। कुछ चोट लगने के बाद डेड हो सकता है, किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट ना किया जाए तो इन दी एंड वो डेड हो जाता है। ठीक है, तो वो नेल जो है फिर काला होकर सुकड़ जाता है और उखड़ने के चांसेस उसके होते हैं। बेसिकली वो जो आप बता रही हैं वो चीज़ है, वो चीज़ हो जाती है। जी सही जी, है। और वो बिल्कुल केयर ना की जाए अगर, और वो फिर उसके बाद उसको रिमूव करवाया जाता है। ऑब्वियसली फिर रिमूव ही कराना पड़ता है। और अगर एक दफ़ा आपने अपने पूरा नेल बेड जो रिमूव करवा दिया, नेल रिमूव करा दिया, उसके बाद नेल नहीं आएगा दोबारा। ओके जी जी, ठीक है जी। नेल इन्फेक्शंस के हवाले से हम बात कर रहे थे कि नेल इन्फेक्शन ऐसे कौन कौन सी अलामात हैं, ऐसी कौन कौन सी इंडिकेशंस हैं जिनको आप देखकर मुख्तलिफ बीमारियों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। डॉक्टर तैयबा जाहिद हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर तैयबा, थैंक यू सो मच, आप इसके ऊपर बात की। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, नौउम्री इंसानी ज़िंदगी का एक ऐसा अहम और हसास मरहला होता है जिसमें जिस्मानी, जहनी और जज्बाती सतह पर नुमाया तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही होती हैं। अब इस उम्र में हार्मोन्स की तेज़ रफ्तार तब्दीली नौजवानों के मिजाज पर एक गहरा असर डालती है, जिसके नतीजे में गुस्सा ज़्यादा आता है, उदासी होना शुरू हो जाती है, खुशी और इस्तराब जैसी कैफियत बार बार बदलती रहती हैं। अब जिस्मानी साख्त और ज़ाहरी शक्ल में आने वाली जो तब्दीलियाँ हैं वो नौजवानों की खुद एतमादी को भी मुतासर करती हैं और बाज़ औक़ात एहसास कमतरी को भी जन्म देती हैं। जबकि इस उम्र में नौजवान अपनी पहचान की तलाश में रहते हैं, मुस्तकबिल की फ़िक्र में शदीद ज़हनी दबाव का भी शिकार हो जाते हैं, जिससे उनकी ज़हनी उलझन और जज्बाती बेचैनी में मुसलसल इजाफ़ा होता है। तो लिहाजा ऐसे में जो जज्बाती तब्दीलियाँ हैं उनकी शख्सियत पर किस कदर गहरा असर डाल रही होती हैं, इसके मुतालिक आज हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए डॉक्टर ताहिरा रुबाब ने हमें ज्वाइन किया, जो कि माहिर नफ्सियात हैं। उनसे बात करते हैं। डॉक्टर ताहिरा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? ठीक, थैंक यू सो मच। डॉक्टर ताहिरा, नौउम्री जो एडोलेसेंट एज होती है जिसमें हम बड़े हो रहे होते हैं, कहा जाता है कि जी अब एक बच्चा जो है वो जवानी की तरफ जा रहा है, अपनी जवानी की उम्र की तरफ जा रहा है, उसमें बहुत सी डिफरेंट चेंजेस आ रही होती है, हार्मोनल इम्पैक्ट आता है, जिस्मानी तब्दीलियाँ आ रही होती हैं। वो ये जो तब्दीलियाँ हैं ये हमारी मेंटल या साइकोलॉजी किस तरह चेंज कर रही होती है? बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात की है मुनीबा आपने। और क्योंकि हम वो कंट्रीज़ में से एक कंट्री हैं जहाँ पे यूथ बहुत ज़्यादा जो है वो हमारी है, जो कि ब्लेसिंग है हमारे लिए बेसिकली। नौउम्री जो है ये बड़ी क्रिटिकल एज होती है और इसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ चेंज हो रही होती है वो एक्चुअली आपकी साइकोलॉजी ही चेंज हो रही होती है, आपकी इमोशनल ग्रोथ हो रही होती है, आपका हार्मोनल बैलेंस इतना ज़्यादा चल रहा होता है और उसके साथ साथ आपकी बॉडीली चेंजेस जो हैं वो आ रहे होते हैं। अच्छा, इस एज के ऊपर यूजुअली लड़के जो है वो अपने आप को थोड़ा सा अपनी ऑटोनॉमी को एक्सरसाइज करना शुरू हो जाते हैं कि हम बड़े हो गए हैं ना, आवाज़ चेंज हो जाती है, बॉडी में कुछ और प्यूबर्टी के चेंजेस जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। बहुत एक तो उस उम्र में अगर माँ बाप ने ये कॉन्फिडेंस दिया हुआ हो, जैसे हज़रत अली का एक कॉल है, सेइंग है उनकी, कि जो फर्स्ट 7 years होते हैं ना आपके अपने बच्चे के साथ, यू हैव टू बी लाइक कि आप उसके ग़ुलाम हैं, आपने उसके साथ इस तरह चलना है। अगले 7 years जो होते हैं वो आपका ग़ुलाम होना चाहिए, अगले यानी ये वाले जो 7 years अब हम गुजारेंगे वो, और उसके बाद अगले 7 years जो होंगे वो आपका एडवाइज़र होना चाहिए कि उसके साथ आपने डिस्कशन जो है वो करनी। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये टाइम बड़ा क्रिटिकल होता है, मगर माँ बाप इसको बड़े ट्रेडिशनल तरीके से देखते हैं और हम हर वक्त टीन्स को ख़ास तौर पे नसीहत करने के ऊपर चले जाते हैं, जबकि हमें पता है कि उस वक्त नसीहत बहुत बुरी लगती है। वो इतनी बुरी लगती है कि मतलब हम नहीं सुन रहे होते, हम बैठे हुए होते हैं, मुंह बंद होता है, कान भी बंद होते हैं एक्चुअली, और आंखें चाहे नीचे हो या इधर उधर, तो हम बस सुन रहे होते हैं, सिर्फ सुन रहे होते हैं, तो हमें वो असर नहीं करती चीज़ें। बेसिकली जब आपने नसीहत करनी भी हो तो वो टाइम वो होता है जब आपका बच्चा सुनने के मूड में हो, और वो टाइम नहीं होता जब उसने गलती की होती, क्योंकि गलती में तो हम किसी भी सिचुएशन में इसमें से बाहर निकलना चाहते हैं, इसलिए आपने उसको समझाना उस वक्त है जब सब चीज़ें
ठीक चल रही हूँ। ठीक है। एंड प्लीज़ मेरी माँ बाप से बड़ी गुजारिश है कि आप जो है ना बच्चों के साथ एम्पथाइज करना शुरू करें, क्योंकि उनकी ये जो एज है ना, इसमें उनको लड़कियां और लड़के खूबसूरत भी लग रहे हैं, इसमें उनको अपनी एटॉनमी की भी फिक्र पड़ी हुई है कि हमारी इज्जत उस तरह से घर में नहीं की जाती, हमारी बात उस तरह से नहीं मानी जाती, या मेरी मनमानी क्यों नहीं हो रही, मैं अपनी बात क्यों नहीं मनवा सकता, या मैं अपने फ्रेंड्स के साथ क्यों नहीं जा सकता जब बाकी सब जा रहे हैं। तो ये टाइम जो होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है। इसमें आपने खुद भी ये समझना है कि आप खुद इस स्टेज में से, सबसे पहले समझिए कि आप खुद इस स्टेज में से गुजरे हैं, और इस स्टेज में से जब आप गुजर रहे थे तो कितनी चीज़ें किस तरह की चल रही होती थी, वही आपके बच्चे के साथ चल रही। यस, उसका एज और उसका टाइम जो है वो बदल चुका हुआ है, और अब आपने उसको रिस्पेक्ट के साथ, पहले माँ बाप जो थे वो बहुत ज़्यादा हमें, यानी हमें बेइज्जती भी हो जाती थी, डांट भी पड़ती थी, और हमें बुरा नहीं लगता था, क्योंकि हमें पता था दिस इज़ हाउ थिंग्स आर, हर किसी को पड़ती। अब ये चीज़ नहीं है, अब आपको बच्चे को जो भी बात समझानी है वो आपने बच्चे की रिस्पेक्ट करते हुए, कि उसकी जो सेल्फ स्टीम उस वक्त जा रही है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उस वक्त उसकी सेल्फ स्टीम जो है, यानी अपने जो उसकी अपनी नज़र में इज्जत है, अपना सेल्फ इमेज है, और वो जो लोगों के बीच में अपना एक वो इमेज बनाना चाहता है, अगर वो उस वक्त डिस्टॉर्ट हो गया तो वो पूरी ज़िंदगी के लिए कॉन्फिडेंस को वापस नहीं ले पाएगा। और ये बहुत क्रिटिकल है, और वो छोटे छोटे एक्ट्स के साथ अपने बच्चे का वो कॉन्फिडेंस जो है बहाल करना होता है। उसके अंदर ये चीज़ें डेवलप करनी होती है कि उसने कुछ चीज़ें बच्चे की मानिए, कुछ बच्चे की चीज़ों को इनकार कर दीजिए, और कुछ ऐसी चीज़ें जिससे उसकी ग्रोथ होती है और उसके ऊपर कोई ख़ास किस्म का कोई डैमेज नहीं है, उसको मान लेने में कोई हर्ज नहीं है, कुछ भी हर्ज नहीं है, उसको मान लीजिए, और कुछ चीज़ों को डिले कीजिए, कुछ चीज़ों को डिले कीजिए, ताकि आपके बच्चे के अंदर वो जो हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं वो भी थोड़े से स्लो डाउन हो। अपने बच्चे की एक रूटीन सेट कीजिए, खास तौर पे उसके खाने पीने के ऊपर उसको ज़रूर एजुकेट कीजिए कि इसकी उम्र के ऊपर उसको क्या क्या खाने पीने की ज़रूरत है। और वो बच्चे जिस वक्त टीन्स मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको खास तौर पर कहूँगी, ये वो एज होती है जब आपके मुंह पे एक्ने भी बहुत ज़्यादा आ रही होती है, आपको अपनी बॉडी शेमिंग भी बहुत ज़्यादा फील हो रही होती है समटाइम्स, अगर आप ओबीस हैं, अगर आप जो है ओबेसिटी आपकी अगर जो है वो आ रही है कहीं पे नज़र, तो आपको उसमें बड़ा मसला जो है वो हो जाता है। अगर आप बहुत लीन है तो भी आपको अपनी बॉडी सबसे उस वक्त जो इमेज क्रिएट होता है ना, यानी आपकी बॉडी से आप दुनिया को बॉडी की नज़र से देख रहे होते हैं उस वक्त। सो अपनी बॉडी के ऊपर ख़ास तौर पे फोकस कीजिए, और अपने चेहरे को अच्छे तरीके से क्लींस कीजिए रोज़ाना सुबह शाम। अपना सेल्फ केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस एज पे अपना सेल्फ केयर करना शुरू करेंगे तो फिर आप लंबे लेटर ऑन जो है वो आपकी जिंदगी की यही शख्सियत बन जाएगी। और आजकल के अभी जो, क्योंकि हमारी डाइट बहुत बुरी है, अगर आप बहुत अर्ली एज के ऊपर जो है फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाना शुरू हो जाएंगे, ये वाली एज खास तौर पर जिसकी हम बात करें, इसमें आपके हार्मोनल इश्यूज हो जाते हैं, लड़के और लड़कियों दोनों के लिए हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं। उनके लिए जो है मोटापा उनका एक इशू हो सकता है, इसी तरह से एक्ने उनका एक इशू हो सकता है, इमोशनल आउटब्रस्ट जो होते हैं वो उनका एक बहुत बड़ा इशू जो है वो हो सकता है, गुस्सा बड़ी बात के ऊपर आ सकता है, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा जो है हो सकता है। सो अगर आप वाकई, क्योंकि आप एक खूबसूरत पर्सनैलिटी हैं और यू आर जस्ट गोइंग टू रॉक इन द वर्ल्ड माशाल्लाह, तो आपने ये देखना है कि इस टाइम को अपने आप ने कैसे यूटिलाइज करना है। इस टाइम में आपने अपने फ्रेंड्स की बातों को कम, और अपनी बहन बड़ी, अपनी अम्मा अब्बा और बड़े भाई की बात को ज़्यादा नोटिस करना है। यस, और उनको ज़्यादा सुनना और उन पर ज़्यादा फोकस। और अगर वो नहीं अवेलेबल तो कोशिश ये करें कि आप अपने स्कूल के काउंसलर से जाके जो है वो बात कीजिए, अपने टीचर से बात कीजिए, जिस भी जगह में आप हुए हैं, क्योंकि मेरे बच्चों ये एक बड़ी नॉर्मल सी चीज़ होती। जब हम भी तुम लोगों की एज के ऊपर थे, हम भी ऐसे स्टक होते थे चीज़ों में, हमें भी ऐसे ही लगता था कि ओ आज पिंपल निकल आया तो पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। और हमारी दफा तो इतने हमें इजाजत भी नहीं होती थी कि हम घर वालों से आगे बात भी कर सके, इस तरह की कोई बात भी कर सके। लेकिन आप अपना ताल्लुक सबसे ज्यादा अच्छा जो आपने बनाना है वो बनाना है आपने अपने माँ बाप के साथ और अपने बड़े बहन भाइयों के साथ। सिबलिंग राइवलरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन ये भी प्रॉब्लम्स आती है ना पेरेंट्स को, कि फिर बच्चे जो होते हैं वो एक सोशल प्रेशर भी तो उनके ऊपर बहुत होता है ना, कि अगर वो स्कूल जा रहे हैं तो वहाँ बच्चों का एप्टीट्यूड ऐसा है, उनका इन्वायरमेंट घर का ऐसा होता है, वो खुलेआम चीज़ें कर रहे होते हैं, फिर वो अगर कहीं और भी उनके कनेक्शंस बन जाते हैं, मतलब फ्रेंड्स हो जाते हैं, तो फिर वो एक प्रेशर भी वो अपने ऊपर ले रहे होते हैं, फिर वो डिमांड्स भी कर रहे होते हैं पेरेंट्स से भी उन चीज़ों की जो कि रियलिस्टिक नहीं होती हैं, बिल्कुल नहीं होती। और उसमें जो है फिर देन अगेन आपने बच्चे की पर्सनैलिटी को चीज़ों के साथ एसोसिएट करते हुए प्रेजेंट नहीं करना। आप उनको बताइए कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं, यस जो आपके दोस्त कह रहे हैं अगर वो ज़रूरी हैं तो
अगर वो ज़रूरी हैं तो आप उनको बताइए ये ज़रूरी हैं, मगर हमारे लिए आपका क्योंकि घर का कल्चर और नॉर्म्स और थोड़ी सी ट्रेडिशंस डिफरेंट हैं, तो फिर हमारे घर में ये चीज़ें इस तरह से जो हैं वो होंगी। और आपकी स्टेज कब आएगी ये आप चीज़ उसको बता दीजिए कि ये मैं आपको कोई भी चीज़, यूजुअली लोग बच्चों को वॉचेस का होता है, यूजुअली बच्चों को हैंड्स फ्रीज का होता है, स्पेसिफिक मोबाइल्स, या आप उनको एक टाइम बता दीजिए कि इस टाइम के ऊपर आप उसको ले देंगे और वो उसके ऊपर एफर्ट्स लगाएंगे और वो चीज़ें आपको करके भी दिखाएंगे। चीज़ों को थोड़ा थोड़ा कंडीशन रखें। हाँ, बच्चे को यस जो भी कुछ, अगर आप खुद से बच्चे को सारी चीज़ें बताना शुरू करेंगे ना मुनीबा, उनके साथ उनकी एज की चीज़ें, अपनी एज नहीं, मुसीबत सबसे हाँ, बड़ी ये है हम अपने आप को रख रहे होते हैं आगे। जब मैं तुम्हारी एज में था, मैं तो अपने माँ बाप से ऊंची आवाज में नहीं बात करता था, मैं आंख उठा के नहीं बात करता। भाई आपका एज और टाइम वही था, अगर आप उठाते तो आपको घर से बाहर निकाल हाँ, दिया बिल्कुल ऐसे जाता। ही है। ये बच्चे की टाइम और एज डिफरेंट है, Different हो इसको गया। सिखाया गया है कि तुमने आंख उठा के बात करनी है, सो उसकी आंख उठाने को बदतमीजी और अपनी मिसालें इस तरह की ना दें कि हमारे ज़माने में चीज़ें इतनी Comparison ना मुश्किल करें, थी, तुम लोग के comparison ना ज़माने करें। ये अक्सर होता है, माँ बाप इस चीज़ के बहुत एक्सप्लॉइट ठीक करते हैं है। और बच्चे इसको नेगेटिवली लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है कि कंपैरिजन जब हम कर रहे होते हैं ना, बेशक अपने दौर के साथ ही बच्चों का कंपैरिजन कर रहे होते हैं या बहन भाइयों के साथ या किसी के साथ भी, तो वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा हर्ट करती है, जो उनको इमोशनली भी और मेंटली भी बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन की तरफ लेकर जा रही होती है। खैर, इमोशनल चेंजेस हम बात कर रहे थे कि जो नौ उम्री में आ रहे होते हैं उनको किस तरह हैंडल किया जा सकता है, पेरेंट्स के किरदार क्या इसके ऊपर बनता है। तो डॉक्टर ताहिरा रुबाब हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर ताहिरा, थैंक यू कि आप आए, इसके ऊपर बात की। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, कुछ पंजाब के हवाले से बात कर लेते हैं। पंजाब में गाड़ियों को री रजिस्टर्ड करने का फैसला किया गया है और पंजाब से जो बाहर हैं दूसरे सूबों की गाड़ियां पंजाब में री रजिस्टर होंगी। ये नया फैसला आया है। इसके अलावा महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने नई पॉलिसी पर काम करना शुरू कर दिया है। दीगर सूबों की जो ना दहिंदा गाड़ियां हैं उनको पंजाब में चेक करने का कोई निज़ाम नहीं है और सिंध में गाड़ियों की बायोमेट्रिक ट्रांसफ़र सहूलत के बाद पंजाब में री रजिस्टर पॉलिसी का फैसला किया गया। एक तो इस स्टोरी के ऊपर बात करनी है, दूसरा 13,500 से ज़ायद जो इंटर्न स्कूल टीचर्स हैं उनके लिए अच्छी खबर आई है। अच्छी खबर ये है कि STIs को अपॉइंटमेंट ऑर्डर आज जारी हो जाएंगे और जितने भी अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स है ये जो स्कूल सरबराहान है वो ही इनको जारी करेंगे। एक ये स्टोरी पर डिस्कशन करनी है। दूसरा, अवामी जो नुमाइंदे हैं उनकी मौजें ख़त्म हो चुकी हैं। पैक्टा की मुख्तलिफ़ कमेटियों के जो इजलास हैं उसमें शिरकत करने के लिए अलाउंस मिला करता था और अब उस अलाउंस में कटौती की जा रही है। क्यों किया जा रहा है इसके ऊपर बात करेंगे। आतिफ परवेज़ इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। सबसे पहले तो जो पंजाब में री रजिस्ट्रेशन का जो निज़ाम मुतारिफ़ कराया गया है उस पर बात कर लेते हैं। आतिफ, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू, मैं ठीक हूँ, आप ठीक मैं भी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आतिफ, ये जो पंजाब से बाहर वाली जो गाड़ियाँ उनको री रजिस्टर किया जा रहा है पंजाब के अंदर, इस क्या वजह बनी है कि दोबारा से नए सिरे से ये चीज़ें की जा रही, नए से रजिस्टर करना है इन्होंने गाड़ियों को? देखिए, इससे कुछ अर्सा पहले तो पंजाब हुकूमत ने ये फैसला किया था कि जो पंजाब के रिहायशी हैं वो सिर्फ पंजाब में ही गाड़ियाँ रजिस्टर करवा सकते हैं। एक स्कीम जो है वो इस्लामाबाद में थी कि वहाँ पर रजिस्ट्रेशन की फ़ीस जो है वो कम थी। अच्छा, इसके साथ ये भी था कि दूसरे सूबों की, फ़र्ज़ करें KP की है, बलूचिस्तान की है या सिंध की गाड़ियाँ जो हैं, वहाँ की गाड़ियाँ यहाँ पर चल तो रही थी, ख़रीद तो ली जाती हैं, हाँ लेकिन उनको चेक करने का उस तरीके से मैकेनिज़्म मौजूद नहीं था कि उन्होंने टोकन टैक्स अदा भी किया है कि नहीं किया। टोकन टैक्स की अदायगी जो है वो हर सूबे का, जिधर वो गाड़ी रजिस्टर्ड होती है, उसका हक होता है कि ये टोकन टैक्स वगैरह और रजिस्ट्रेशन की फ़ीस ये उसी सूबे में होनी चाहिए। तो इतने अरसे से ये सिलसिला चल रहा था और लोग जो हैं वहाँ से गाड़ियाँ ख़रीद लेते थे, उनके टोकन टैक्स नहीं होते थे तो पंजाब में आके चलाना शुरू कर देते थे। यहाँ पर महकमा एक्साइज के पास उस तरीके से मैकेनिज़्म मौजूद नहीं था या सूबों के दरमियान उस तरीके से कोऑर्डिनेशन नहीं है, जिसकी वजह से महकमा एक्साइज को भी जो है वो नुकसान का सामना करना पड़ता था। और दूसरा, सिंध की जो नंबर की गाड़ियाँ या बलूचिस्तान या KP, उनकी मार्केट वैल्यू भी
कम होती है। ओके। तो अब जिन्होंने गाड़ी खरीद ली वो चाहते थे कि हम पंजाब में अब रहते हैं तो इनको यहाँ पर रजिस्टर्ड करवा लिया ठीक जाए। है। तो ऐसी कोई पॉलिसी मौजूद नहीं थी कि सिंध, केपी या दूसरे सूबों की गाड़ियों को पंजाब में रजिस्टर्ड करवा लिया जाए, री रजिस्ट्रेशन की पॉलिसी नहीं थी। तो अब इसके ऊपर महकमा एक्साइज की जानिब से काम शुरू कर दिया गया है कि गाड़ियों की री रजिस्ट्रेशन जो है वो पंजाब में हो सकेगी। इस हवाले से महकमा एक्साइज ने हुकूमत से रब्ता किया और हुकूमत ने बाकायदा तौर पर सिंध, बलूचिस्तान और केपी को ख़त भी लिख दिया है कि इस मामले पर हमारे से मुआहदा किया जाए कि जो गाड़ियाँ वहाँ पर रजिस्टर्ड हैं उसको अब यहाँ पर रजिस्टर किया जाए। अच्छा, अगली स्टोरी के ऊपर आ जाते हैं हम। जो स्कूल टीचर्स हैं, इंटर्न स्कूल टीचर्स हैं, उनके लिए भी खुशखबरी है कि उनको अब जो है ना अपॉइंटमेंट लेटर्स मिल जाएंगे। लेकिन कब से ये मामला रुका हुआ था, ताख़ीर क्यों हो रही थी कि उनको अपॉइंटमेंट लेटर्स नहीं दिए जा रहे थे? ये कुछ दूसरा साल है कि जो स्कूलों में टीचर्स की कमी है उसको पूरा करने के लिए मुस्तकिल टीचर तो नहीं रखे जा रहे, तो स्कूल टीचर इंटर्न्स रखे जा रहे हैं। पिछले साल भी ये मामला जो है वो मुसलसल इल्तवा का शिकार रहा। जो महकमा स्कूल एजुकेशन का सिस्टम है, जो टेक्निकल एरर्स हैं, उसकी वजह से ये मामला 3 माह तक लटका रहा। अब भी यही सूरत हाल है कि जो उम्मीदवारान थे उन्होंने दरख्वास्तें जमा करवा दी, और पिछली दफ़ा तो ये था कि आप 1 सीट के लिए अप्लाई करें या 3 के लिए या 4 के लिए 1000 रुपया फ़ीस देनी पड़ती थी। इस दफ़ा इन्होंने ये फ़ीस लगाई है कि अगर आप 4 के लिए अप्लाई करेंगे तो 4000 देने पड़ेंगे। तो कोशिश और ये बताया गया था, मकसद ये है कि जो संजीदा उम्मीदवार हैं वो सामने आए कि अब हर कोई मुतादिद पोस्टों के लिए अप्लाई ना करें, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा रश लग जाता था। तो ये कहा तो गया था कि इससे चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन अब इस मामले को शुरू किए हुए 1.5 माह का अरसा गुजर चुका है और अभी तक स्कूल टीचर इंटर्न्स जो हैं उनका मामला निपटने को नहीं आ रहा। कभी जो है वो कह दिया जाता है कि सिस्टम में एरर की वजह से दरख्वास्तें स्क्रूटनाइज नहीं हो पा रही। अब इंटरव्यूज़ भी हो चुके हुए हैं, कई जगह पर लिस्टें भी लग चुकी हैं, लेकिन फिर भी जो तरीक़ाकार अपनाया गया था उस पर उम्मीदवारों को बहुत ज़्यादा शिकायत है। वो कहते हैं कि सिफारिशों पर जो लोगों को रखा जा रहा है, तो इस पर महकमा स्कूल एजुकेशन ने फिर एक ग्रीवेंस कमेटी बना दी है। पहले कहा जा रहा था कि आज के रोज़ ऑर्डर जारी कर दिया जाए, लेकिन अभी जो इसमें ताज़ा अपडेट ये आई है कि 22 तक ये मामला मजीद डिले हो गया है, मजीद लटक गया। नेक्स्ट स्टोरी पर चलते हैं कि जी अलाउंसेस में कटौती की जा रही है। जो भी इजलास सिर्फ करने उसमें मेंबर्स जितने भी थे पैक्टा के, सिर्फ उन मेंबर्स की अलाउंसेस में कमी की जा रही है या ये ओवरऑल बताया जा रहा है या किया जा रहा है ये फैसला? देखिए, इसमें जो है वो 2 तरह के अलाउंसेस मिलते हैं। एक तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, उनका जो इजलास होता है उसमें हर मेंबर को 40,000 रुपये मिलता था एक इजलास में शिरकत का। अच्छा, उसके साथ पैक्टा ने मुख्तलिफ कमेटियाँ भी बना रखी हैं कि उनकी सरबराही जो है वो बोर्ड के मेंबर्स करेंगे। अब प्रोक्योरमेंट कमेटी है और ये जो इसके साथ साथ एडमिन कमेटी है या जो अभी HR की है या दूसरी ऑपरेशन के हवाले से कमेटीज़ थी, उनके इजलास मुतअद्दिद हो चुके थे और फैसले हो भी नहीं पा रहे थे, लेकिन अलाउंसेस जो है अलाउंसेस तो मिलते जा रहे थे। वो बेशक आप ऑनलाइन शिरकत करें या इन पर्सन आके शिरकत करें, तो वो लाखों रुपया 1 महीने का ही जो है बन रहा था। और ज़राए ने ये भी बताया है कि एक मेंबर जो है वो MP वो एक रोज़ में 4-5 इजलास करके चले जाता, तो 1 लाख रुपया वो उनका बन जाता था। तो इस पर हमने भी खबर दी और जब ये मीडिया पर बात उछली तो फिर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में ये मामला लेके गया कि ये बहुत ज़्यादा अलाउंसेस हैं, क्योंकि फैसले हो नहीं पा रहे, इजलास पर इजलास मुनक्किद होते जा रहे हैं और अलाउंसेस जाते जा रहे हैं, तो फिर लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा। पिछला फिर जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास हुआ उसमें ये फिर फैसला किया गया कि इसको 5000 रुपया इन पर्सन किया जाए और जो कोई ऑनलाइन शिरकत करेगा उसको कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो अब ये फैसला कर लिया गया है कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने कि 20 की बजाय 5000 रुपये मिलेगा, तो वो 15,000 रुपये का तो फ़र्क पड़ा। अब ये किताबों की प्रिंटिंग का मामला था, इस पर दर्जनों इजलास हो चुके थे। और नहीं, तो ये जो पैक्टा के बोर्ड मेंबरान हैं उनके भी अलाउंसेस में कमी है या नहीं? होनी तो उधर भी चाहिए, लेकिन वो इजलास कम होते हैं। अच्छा, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास जो है वो 2 महीने बाद 3 महीने बाद एक होता है,
ठीक है। लेकिन ये कमेटियों के इजलास जो अच्छा। है ये तो अब किताबों की ये खरीदारी रोजाना करनी की है, ये बुनियाद पर प्रिंटिंग यहाँ करनी किए है, जा रहे होते थे, बिल्कुल। ठीक है। तो ये इतने इजलास हो रहे थे और ये कोई नई बात नहीं थी, माजी में भी इसी तरीके से इजलासों का सिलसिला होता था, क्योंकि किताबों के हवाले से जब आपने प्रोक्योरमेंट करनी है या प्रिंटिंग करनी है तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए इजलास बुलाने पड़ते थे। ठीक है, मतलब उनके पास ऑप्शन है, लेकिन अब ये जो मौजें थी ना, जितने भी कमेटी मेंबरान थे उनकी ख़त्म हो चुकी हैं कि उनके अलाउंसेस में अब कटौती की जाएगी। इस हवाले से हम बात कर रहे थे, पंजाब में जो री रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू होने जा रहा है उसके ऊपर हमने बात की है। हमारे साथ आतिफ परवेज़ मौजूद थे। आतिफ, थैंक यू सो मच। और जनाब, हुकूमत की जानिब से नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट के खात्मे और नेट बिलिंग निज़ाम के नफाज का फ़ैसला बज़ाहिर पावर सेक्टर के माली मसाइल हल करने की कोशिश है, ताहम इसके जो असरात है वो अवाम और मुतबादिल तवानाई के मुस्तकबिल के लिए तशवीशनाक है। अब नेट मीटरिंग ने ना सिर्फ सार्फिन को बिजली के भारी बिलों से निजात दिया, बल्कि सोलर एनर्जी के फ़रोग में भी कलीदी किरदार अदा किया है। नई पॉलिसी के तहत ग्रिड से हासिल की जाने वाली जो बिजली है वो महंगे कौमी टैरिफ पर, जबकि सोलर से फराम करदा जो बिजली है वो महज 27 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से ख़रीदी जाएगी, जो वाज़े तौर पर सारिफीन के साथ नाइंसाफ़ी है। अब ये फ़ैसला ऐसे वक्त में किया गया है जब बिजली पहले ही एक आम आदमी की दस्तरस से बहुत बाहर हो चुकी है। हुकूमत को ये चाहिए था कि इंतज़ामी इस्लाहात लेकर आते, लाइन लॉसेस के हवाले से काम करते, बिजली चोरी पर काबू पाते, ना कि अवाम पर मज़ीद माली बोझ डालती। तो क्या हुकूमत का ये जो फ़ैसला है ये तवानाई बहरान के हल के बजाय एक नया बहरान तो नहीं जन्म लेगा? तो इस पर बात करने के लिए फ़ाद अमीन ने हमें ज्वाइन किया है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है, उनसे बात करते हैं। फ़ाद साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। आप कैसी हैं? आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। फ़ाद साहब, सबसे पहले तो बताइए, जो नेट मीटरिंग और नेट बिलिंग का जो आजकल मामला चला हुआ है, इन दोनों में फ़र्क क्या है, नेट मीटरिंग और नेट बिलिंग में? देखिए, नेट मीटरिंग एक प्रोजेक्ट है जिसके ज़रिए सारिफ सोलर लगाता है। हाँ जी। उसके बाद लेस्को से एक मुआहदा किया जाता है, या किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से एक मुआहदा किया जाता है। लेस्को का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम लाहौर में बैठे हैं, तो लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के अंडर है, तो उनसे एक मुआहदा किया जाता है। उस मुआहदे के तहत सारिफ जितनी बिजली इस्तेमाल करता है और जितनी बिजली बनाता है वो दोनों ज़ीरो हो जाती है। उसके बाद यानी कि अगर सारिफ 10 यूनिट बिजली पैदा कर रहा है, यूनिट सोलर से बना रहा है, मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ, और 10 यूनिट ही जो है वो इस्तेमाल कर रहा है, तो उसका बिल ज़ीरो हो जाएगा। ओके, ठीक है। और अगर वो 10 यूनिट इस्तेमाल कर रहा है और 20 यूनिट पैदा कर रहा है, यानी कि 20 यूनिट वो बना रहा है, तो वो 10 यूनिट के पैसे जो है वो लेस्को से ले सकता है। ठीक है, मतलब लेस्को को वो अपनी बिजली बेच सकता है। बिजली बेच सकता है। यूनिट रेट सेम था। ठीक है, ठीक है, मगर जो यूनिट सेल करने थे सारिफ ने लेस्को को, वो उसका रेट था 32 रुपये। ठीक है, तो ये जो है वो मामला चलता आ रहा था, और हुकूमत की जानिब से नेट मीटरिंग को बहुत प्रोजेक्शन दी गई, इसको बहुत प्रमोट किया गया, जिसकी वजह से तकरीबन जो है वो, अगर मैं सार्फिन को, बड़े सार्फिन को देखूँ तो बड़े सार्फिन ज़्यादातर जो है वो नेट मीटरिंग पर शिफ्ट हो चुके हैं। ठीक है। बड़े सार्फिन ने, जिनकी बहुत ज़्यादा कंजम्पशन थी घरों में, उन्होंने घरों में सोलर लगा लिए। किसी ने 15, किसी ने 20, किसी ने 25, किसी ने 50 वाट का भी जो है किलोवाट का सोलर लगा लिया। अब चूँकि बहुत ज़्यादा सोलर हो गया है, इसलिए अब हुकूमत इसकी हौसला शिकनी पर उतर आई है, और ये जो पहले खुद ही इसको जो है ना वो एडवर्टाइज करो, हाँ जी, और लोगों को बोले कि ग्रीन एनर्जी के ऊपर कन्वर्ट हो, सोलर पैनल्स की तरफ जाएं। जब लोग चले गए हैं तो अब आप उसी की हौसला शिकनी कर रहे हैं। अब उसकी हौसला शिकनी हो रही है। अब देखें आप, हर 2-3 माह बाद एक नया प्रोजेक्ट आ जाता है सुनने में कि ये प्रोजेक्ट अभी आ रहा है। कभी अभी पिछले दिनों एक प्रोजेक्ट आ रहा था जिस पर अमल दरामद तो नहीं हो सका, मगर एक प्रोजेक्ट ये आ रहा था कि सारिफ से हम 10 रुपये में बिजली खरीदेंगे। अच्छा, ठीक है जी। तो वो नहीं आ सका, वो सार्फिन परेशान रहे बड़ा अरसा, 1 साल तकरीबन सार्फिन परेशान रहे कि शायद वो वाला जो है वो इनका जो है वो पॉलिसी वो शुरू हो जाएगी, नेट मीटरिंग की पॉलिसी तब्दील हो रही है, मगर तब्दील नहीं हुई। वो जो है वो उसी तरह मामला चलते रहे। अब आगे ये नेट बिलिंग का मामला जो है वो सामने आ गया, और नेट बिलिंग, अब नेट मीटरिंग की जगह पे हुकूमत ये फैसला कर चुकी है और इस पर काम शुरू कर दिया गया है कि नेट मीटरिंग की जगह नेट बिलिंग
का जो प्रोजेक्ट है वो लाया जाए। अब इसमें क्या और होगा उस नेट पर- बिलिंग में? नेट बिलिंग में ये होगा कि आप जितने यूनिट जो है वो सार्फिन अपने सोलर सिस्टम से बनाएंगे, वो 27 रुपये फी यूनिट के हिसाब से हुकूमत लेगी उनसे। अच्छा। और जितने यूनिट आप हुकूमत से, यानी कि ऑन ग्रिड होगा ना, तो जितने यूनिट आप ग्रिड से लेंगे, इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, वो जो है वो उसका उस पर जो सरकारी टैरिफ है वो लागू होगा। वो जो 54 से 60 रुपये वो टैरिफ है, वो टैरिफ लागू होगा। यानी कि आपसे बिजली जो आप बना रहे हैं, फ़र्ज़ करें, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि एक माह में आप 300 यूनिट बिजली बनाते हैं सोलर से, और वो 300 यूनिट ही आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जो आपके 300 यूनिट हैं वो 27 रुपये पर यूनिट के हिसाब से हुकूमत आपसे लेगी, बिजली की तकसीम कार कंपनी आपसे लेंगी, ठीक है। यानी कि वो 8,100 रुपये की समझ लें कि आपसे वो अगर 300 से ज़रा दें, हाँ जी, कॉस्ट पड़ेगी, वो जो है वो आपकी कॉस्ट होगी जो हुकूमत आपको पे करेगी। और जो हुकूमत आपको 300 यूनिट देगी वो आपको 18,000 रुपये की देगी। अच्छा, इतना ज्यादा इसमें तजाद है। हाँ जी। एक तरफ वो 8,100 रुपये की आपसे वसूल करेगी, अच्छा, और जब वो तरफ आपको जब वो बिजली देगी 300 यूनिट, वो 18,000 रुपए की, यानी कि मैं आपको एक सिंपल सी बता रहा हूँ, 10,000 रुपए ऊपर लिया जाएगा। सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि जितने भी यूनिट आप बनाएंगे सोलर से, एक दिन में आप 300 यूनिट बनाते हैं, 400 यूनिट बनाते हैं, 500 यूनिट बनाते हैं, ठीक है, वो आपके जाएंगे 27 रुपये के हिसाब से, ठीक है। सारा दिन में आप जितने यूनिट कंज्यूम करते हैं वो आपको मिलेंगे सरकारी टैरिफ के हिसाब से। यानी कि जो सरकारी टैरिफ है उसमें टैक्सेस वगैरह सब कुछ ऐड करके वो तकरीबन 54 से 55 रुपये टैरिफ के हिसाब से जो है ना वो यूनिट बढ़ता है सारिफ को। तो जो आपसे लिया जाएगा वो 27 रुपये में लिया जाएगा, जो आपको दिया जाएगा यूनिट वो 54 से 60 रुपए के हिसाब से, उस टैरिफ के हिसाब से नहीं, तो इससे जो सारिफीन है उनके ऊपर माली बोझ ज्यादा होगा। देखिए बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा इस तरह होगा कि एक तरफ तो आप जो देखें आपका बिल ही नहीं आता था, आप जितनी यूनिट बिजली इस्तेमाल बनाते थे उतनी इस्तेमाल कर लेते थे, आप सुकून में थे सारिफीन, कोई बिल नहीं आ रहा था। मगर अब ये है कि अब बिल आना शुरू हो जाएंगे। अब वो सिलसिला नहीं रहेगा कि आपको जो है वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं बिजली और आपको सोलर से जितनी बिजली पैदा आ रही है दोनों आपस में मिलकर खत्म हो रही हैं, कोई चक्कर ही नहीं। मतलब अब जो सोलर वाले हैं उनको भी शिकंजे में लेकर आने की कोशिश की जा रही है। लेके आ गए हैं, मतलब उनको भी शिकंजे में उन्होंने फंसा लिया है कि आप कहाँ जा रहे थे भाई, आप तो मुफ्त में ही बिजली इस्तेमाल कर रहे थे, अपनी बना रहे थे इस्तेमाल करके, और हमें कोई पैसा नहीं मिल रहा था, अब आप भी जरा आए हमारे शिकंजे में। इस सोलर सिस्टम के बायस जो बिजली की तकसीमकार कंपनियां हुकूमत के मुताबिक बहुत ज्यादा नुकसान में जा रही थी। अच्छा, क्योंकि देखिए आपने कैपेसिटी चार्जेस हुकूमत ने देने वो तो आपके खत्म नहीं हुए ना, वो तो देने देने हैं। अब ज्यादातर सार्फिन जब सोलर पे चले जाएंगे तो हुकूमत उनसे भी IPP से भी बिजली खरीद रही है, सोलर वालों से भी बिजली खरीद रही है, उनको फ्री भी दे, वो उनके तो वो तो वैसे ही फ्री हो जाता था हर चीज, ठीक है। तो वो मतलब हुकूमत को नुकसान हो रहा था, हाँ जी, लोगों के सोलर पे कन्वर्ट होने में। हाँ जी, लोगों को बहुत फायदा हो रहा था, लोगों को फायदा हो रहा था, लेकिन इस इकदाम से हुकूमत को नुकसान हो रहा था। बहुत सी इंडस्ट्री जो है वो सोलर पर मुंतकिल हो गई थी, सारा दिन लोग सोलर इस्तेमाल करते थे, रात को इतना बिल कहाँ से दे फाहद साहब, लोगों ने अपनी आसानी भी तो सोचनी है। हाँ जी, तो वो हुकूमत नहीं सोचने देती ना, मसला तो ये है कि लोग तो अपनी आसानी सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, कुछ ना कुछ जो है ना वो उन्होंने एफर्ट की है, सोलर लगाए हैं। और अब मैं आपको एक नई बात बता दूं, आपके प्रोग्राम में बता देता हूं, ये भी तो बता देना, जिनको सोलर लग गया अब उनको अब बिल आना शुरू हो जाएंगे अगले महीने से, या कब से? नहीं, यही मैं बताने लगा था अभी आपको। अभी इसमें मामला ये है कि जो इस पॉलिसी से पहले जिन्होंने अपने सोलर लगवा लिए, ठीक है, उनका मुआहदा है हुकूमत के साथ या बिजली की तकसीमकार कंपनियों के साथ 7 साल का। 7 साल का, ठीक है। वो 7 साल वो पुराना टैरिफ रहेगा, ओके, वही सिस्टम चलता रहेगा उनके साथ। अब जितने नए कनेक्शन लगेंगे इस पॉलिसी के बाद, ये सारे जो रूल्स हैं ये उनके लिए ऊपर नाफिज, हाँ जी, उनके लिए उन पर नाफिज होंगे। और मैं आपको बल्कि अभी बता देता हूँ कि गुज़िश्ता 3 से 4 रोज़ से जो लेस्को में नेट मीटरिंग के जो डिमांड नोटिस थे ना वो भी मिलना बंद हो गए। अब उनको हिदायत मिल गई है कि भैया आपने डिमांड नोटिस रोक लें, क्योंकि बहुत तादाद में लोग
चाहे कोई Solar छोटा पे लगवा जा रहा रहे है, थे। कोई बड़ा लगवा रहा है, सोलर की तरफ जा रहे हैं। यानी कि कोई 10 किलोवाट का लगवा रहा है, कोई अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी capacity, ठीक सही है। है। और जो 25 किलोवाट का सोलर लगता है उसके लिए नेपरा का लाइसेंस जरूरी होता है। जो 25 से नीचे नीचे है वो तो इधर से ही लेस्को अफसरान से लग जाता है। जो 25 केवीए से किलोवाट से ज्यादा सोलर लगना होता है उसका लाइसेंस के लिए केस जाता है नेपरा में। और वो शोभा एक लेस्को ने बनाया हुआ था मिराड, ठीक है। वो शोभा जो ये सारे मामलात नेपरा के साथ इन कॉन्टैक्ट था, वो फाइल नेपरा में जाता था और लाइसेंस नेपरा में उधर आते थे। तो वो मेराड ने भी जो है वो 25 किलोवाट का जो फाइलें मेराड में जमा होती थी उन्होंने भी वो रिजेक्ट कर दी। वो कहते जी अभी हम नहीं ले सकते, रोक दी हैं फाइलें। तो ये सूरत हाल है। अब जो लोग जो है वो सोलर लगवाना चाह रहे हैं उनके एग्रीमेंट ही साइन नहीं हो रहे, अच्छा, नए एग्रीमेंट साइन नहीं हो रहे, ठीक है। क्योंकि ये भी पॉलिसी आ रही है। अब उनकी कोशिश ये है कि जितने भी एग्रीमेंट साइन हो इस पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन के बाद हो। तो इसलिए अभी नेट मीटरिंग के कनेक्शन जो है वो रोक दिए गए हैं। तो ये नया जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी मुतारिफ कराई है, जो नेट मीटरिंग की जगह अब नेट बिलिंग आ रही है, उसके ऊपर हम बात कर रहे थे। फाद अमीन हमारे साथ मौजूद है। फाद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।